नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब और उसकी समीक्षा पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। J.D. सेलिंगर का मशहूर उपन्यास द कैचर इन द राय। हाँ, 1951 में आई थी ये किताब और मतलब अमेरिकी साहित्य में तो इसने काफी हलचल मचाई थी। बहुत प्रभावशाली भी रही और उतनी ही कह सकते हैं विवादास्पद भी। सही कहा। तो आज हम जो समीक्षा देख रहे हैं उसके जरिए हमारा इरादा ये समझने का है कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या खास है, क्यों ये इतनी अहम मानी जाती है और समीक्षा के हिसाब से इसके सबसे जरूरी पहलू कौन से हैं। कहानी तो जैसा कि हम जानते हैं एक 16 साल के लड़के होल्डन कॉफील्ड की है। उसे उसके प्रेप स्कूल से निकाल दिया गया है। हाँ। और फिर वो कुछ दिन न्यूयॉर्क शहर में घूमता है, भटकता है और इसी दौरान वो कोशिश करता है समझने की, मतलब ये बड़े होने की उलझने, अपनी पहचान, मासूमियत का खोना, ये सब। हाँ, ये उसकी एक तरह की अंदरूनी यात्रा है। चलिए तो इस समीक्षा के नजरिए से देखते हैं कि होल्डन की इस यात्रा में क्या कुछ खास है। ठीक है। कहानी ऊपर से तो शायद सीधी सादी लगे, है ना, पर समीक्षा कहती है कि इसकी जो भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक गहराई है वो इसे किशोर मन की जो बेचैनी होती है, अकेलापन होता है, उसका एक बहुत ही शक्तिशाली चित्रण बनाती है। बिल्कुल। और होल्डन की आवाज, मतलब जिस तरह से वो कहानी कहता है, वो थोड़ी व्यंग्यात्मक है, विद्रोही है, पर उसमें एक संवेदनशीलता भी है। हाँ, और शायद इसीलिए कई पीढ़ियों के पाठकों को वो अपनी सी लगी है। हाँ बिल्कुल, समीक्षा भी यही कहती है। और होल्डन का किरदार जो नायक भी है और कथावाचक भी, हाँ। समीक्षा उसे सिर्फ एक बिगड़ा हुआ लड़का नहीं मानती। अच्छा। हाँ, वो कहती है कि वो तेज दिमाग वाला है, बहुत संवेदनशील है, पर उसे दुनिया से एक तरह का कटाव महसूस होता है। वो जैसे बचपन की मासूमियत और बड़ों की दुनिया के बनावटीपन के बीच फंसा हुआ है। हाँ, वो फोनी वाली बात। हाँ, वही फोनी वाली बात। और दिलचस्प ये है कि वो जुड़ना चाहता है लोगों से, पर उसकी हरकतें ऐसी होती हैं कि वो उन्हें खुद से दूर कर देता है, शायद अनजाने में ही। तो ये सिर्फ होल्डन की ही कहानी नहीं हुई, फिर समीक्षा में कुछ और किरदारों का भी जिक्र है जो उसकी इस दुनिया को समझने में मदद करते हों। हाँ बिल्कुल हैं। कुछ सहायक किरदार बहुत अहम है, जैसे कि उसकी छोटी बहन फोबे। हाँ। समीक्षा उसे मासूमियत और उम्मीद की किरण की तरह देखती है। वो होल्डन के लिए बहुत मायने रखती है। अच्छा। फिर उसके एक पुराने टीचर हैं, मिस्टर एंटोलिनी। होल्डन उनसे सलाह लेने जाता है, पर वो मुलाकात भी थोड़ी अजीब और असहज हो जाती है। और हाँ, स्कूल के साथी भी हैं, स्ट्रैडलेटर और एकले। होल्डन उन्हें उसी फोनी यानी बनावटी जमात का हिस्सा मानता है जिससे वो इतनी नफरत करता है। तो ये सारे किरदार होल्डन के मन में जो चल रहा है उसे और उभारते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, ये उसकी अंदरूनी कश्मकश को दिखाते हैं। अच्छा, और समीक्षा किन बड़े मुद्दों या थीम पर सबसे ज्यादा जोर देती है? देखिए, कई अहम मुद्दे हैं इसमें। पहला तो है अकेलापन, अलगाव, एलियनेशन। हाँ, एलियनेशन। समीक्षा का मानना है कि होल्डन इसे एक तरह से खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करता है। वो जो दूसरों की इतनी आलोचना करता रहता ना, वो असल में उसकी अपनी गहरी असुरक्षा और शायद अंदरूनी दर्द को छुपाने का एक तरीका है। दिलचस्प। और दूसरा बड़ा मुद्दा है मासूमियत का खो जाना, मतलब लॉस ऑफ इनोसेंस। हाँ। समीक्षा होल्डन की उस कल्पना को बहुत महत्व देती है जहां वो खुद को कैचर इन द राय समझता है। हाँ, वो राई वाले खेत वाला। वही, कि वो बच्चों को राई के खेत में खेलते हुए चट्टान से गिरने से बचाएगा। ये दिखाता है कि वो कितनी शिद्दत से बचपन की पवित्रता को बड़ों की दुनिया की गंदगी, उसके भ्रष्टाचार से बचाना चाहता है। ये बहुत मार्मिक कल्पना है। हाँ है। और तीसरा जाहिर है वो जिसे होल्डन बनावटीपन या फोनीनेस कहता है। हाँ, वो शब्द तो बार बार आता है। समीक्षा बताती है कि होल्डन बड़ों के पाखंड, उनके दिखावे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो उन्हें बार बार फोनी कहता है। और इसके साथ ही समीक्षा ये भी इशारा करती है, दबे तौर पर ही सही, कि कहानी मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियों को भी छूती है, जैसे उदासी, शायद कोई पुराना सदमा, मनोवैज्ञानिक अस्थिरता। अच्छा, तो मेंटल हेल्थ का एंगल भी है। हाँ, मतलब होल्डन का जो भावनात्मक संघर्ष है वो कहानी का दिल है एक तरह से। अब जरा लिखने के अंदाज पर आते हैं। सेलिंगर का स्टाइल काफी अलग माना जाता है। समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? हाँ, स्टाइल बहुत खास है। समीक्षा सेलिंगर की बोलचाल वाली, एकदम बिना लाग लपेट की भाषा पर ध्यान दिलाती है, जैसे कोई सच में बात कर रहा हो। अनफिल्टर्ड टाइप। बिल्कुल, अनफिल्टर्ड। इसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, जैसे मन में विचार बह रहे हों, बिल्कुल उसी अंदाज में लिखा गया है। अच्छा। इससे होल्डन के जो उलझे हुए ख्याल हैं, उसके अंदर के विरोधाभास, उसके अचानक भड़कने वाले जज्बात,
वो सब बहुत असली लगते हैं। और उसकी भाषा, उसमें कुछ खास है। हाँ, वो जिस तरह आम बोलचाल के शब्द, स्लैंग, यहाँ तक कि थोड़ी गालियां भी इस्तेमाल करता है, बार बार सवाल पूछता है, और कुछ जुमले हैं जो वो दोहराता रहता है। जैसे वो अगर आप सच जानना चाहते हैं। हाँ, वही, इफ यू रियली वांट टू नो द ट्रूथ। ये सब मिलकर होल्डन की एक बहुत ही निजी, बहुत ही अनोखी और यादगार आवाज बनाते हैं। तो मतलब ये स्टाइल होल्डन के किरदार को और ज्यादा विश्वसनीय बनाता है? तो बिल्कुल, समीक्षा का यही मानना है। अच्छा, क्या समीक्षा में कुछ प्रतीकों या सिंबल्स का भी जिक्र है जो कहानी को और गहरा बनाते हैं? हाँ, कुछ अहम प्रतीक हैं जिनका जिक्र समीक्षा करती है, जैसे होल्डन की वो लाल रंग की शिकार वाली टोपी। हाँ, वो रेड हंटिंग हैट। समीक्षा उसे होल्डन की सबसे अलग दिखने की इच्छा और शायद एक तरह की सुरक्षा की जरूरत से जोड़ती है, जैसे वो उसे पहनकर थोड़ा महफूज महसूस करता है। और फिर वो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है, जहाँ सब कुछ हमेशा एक जैसा रहता है, कुछ बदलता नहीं। हाँ, ये होल्डन की उस इच्छा को दिखाता है कि चीजें बदले ना, सब कुछ टिका रहे। फिर वो सेंट्रल पार्क की झील में बत्तखें कहाँ चली जाती सर्दियों में, हाँ, वो सवाल वो बार बार पूछता है। वो सवाल उसके मन में जो बदलाव और अनिश्चितता को लेकर उलझने उसे दिखाता है। और सबसे बड़ा प्रतीक तो शायद वो कैचर इन द राय वाली कल्पना ही है। सही। अच्छा, जब ये किताब आई थी 1951 में, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? समीक्षा इस बारे में कुछ बताती है? हाँ, समीक्षा बताती है कि किताब आते ही मतलब हिट भी हुई और जबरदस्त विवादों में भी घिर गई। दोनों चीजें? हाँ, दोनों। तारीफ भी बहुत हुई, पर कई स्कूलों और लाइब्रेरियों में इसे बैन भी कर दिया गया। इसकी भाषा, इसके विषय जैसे सेक्स, अकेलापन, गुस्सा, ये सब कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बोल्ड लगे, यहाँ तक कि अश्लील या आपत्तिजनक। ओह, लेकिन दूसरी तरफ इसे किशोर मन की बेचैनी, समाज से जो एक मोहभंग होता है, उसे इतनी ईमानदारी से दिखाने के लिए सराहा भी गया। तो मतलब ये एक तरह का कल्ट क्लासिक बन गया? हाँ, कह सकते हैं। और होल्डन का किरदार देखते देखते युवा विद्रोह का एक आइकॉन बन गया। तो कुल मिलाकर समीक्षा इस किताब की सबसे बड़ी खूबी किसे मानती है, और क्या कोई कमजोरी भी बताती है? खूबी के तौर पर समीक्षा कहती है कि ये किशोरावस्था के मनोविज्ञान को बहुत गहराई से पकड़ती है। इसका लिखने का अंदाज, वो कथा शैली एकदम अनोखी और असरदार है। और इसके जो विषय हैं, पहचान, अकेलापन, मासूमियत, वो आज भी, इतने साल बाद भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और कमजोरी? कमजोरी के तौर पर समीक्षा ये मानती है कि कुछ पढ़ने वालों को होल्डन की लगातार उदासी भरी शिकायत करने वाली आवाज शायद थोड़ी थका देने वाली लगे, या कहानी की रफ्तार थोड़ी धीमी लग सकती है कुछ लोगों को। ठीक है। और आखिर में समीक्षा ने इसे क्या रेटिंग दी है? समीक्षा ने इसे 9/10 की रेटिंग दी है, और वो इसे अपनी पहचान, जिंदगी में कुछ मायने खोजने और असलियत की तलाश की एक बेहद सच्ची और यादगार कहानी मानती है। 9/10 तो काफी अच्छी रेटिंग है। हाँ, बिल्कुल। तो मतलब लबोलवाब ये है कि इस समीक्षा की नज़र में द कैचर इन द राय सिर्फ एक बागी या बिगड़े हुए किशोर की कहानी भर नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये चोट, पहचान की उलझन और वो जो बड़े होने की मुश्किलें होती हैं, उनकी एक बहुत ही कच्ची और ईमानदार तस्वीर पेश करती है। सैलिंगर ने किशोर मन की कश्मकश को वाकई बहुत खूबसूरती से पकड़ा है। सही कहा। अच्छा, चलते चलते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। आज की दुनिया में जहां सोशल मीडिया का इतना बोलबाला है, बाहरी दिखावे का इतना दबाव है, क्या आपको नहीं लगता कि होल्डन कॉफील्ड का वो जो बनावटीपन से गुस्सा है और असलियत की उसकी तलाश है, वो हमें आज पहले से भी ज्यादा अपनी सी लगती है? सोचने वाली बात है।